अस्सलाम वालेकुम, यासीन निज़ामी मेरा नाम है और मेरे चैनल पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में मैंने बात करनी है इन्फ्लेशन के ऊपर कि इन्फ्लेशन क्या चीज़ है, इसको हम किस तरह से मेजर करते हैं और क्या इसकी वजूहात हैं इन्फ्लेशन के बढ़ने की, और एक आम आदमी मेरी और आपकी तरह का वो किस तरह अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स डाइव इन। सो इन्फ्लेशन को उर्दू में अगर हम डिफाइन करते हैं तो इसको आप किसी डिक्शनरी में देखेंगे, आपको लिखा हुआ नजर आएगा अफरात ज़र। लेकिन ये बहुत ही टेक्निकल जार्गन है, तो एक आम आदमी के लिए समझने के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन आम अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। ठीक है, ये जो चीज़ें महंगी होती हैं इकोनॉमी के अंदर, इसको हम आम लैंग्वेज के अंदर इन्फ्लेशन से डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये होती क्यों है? इसकी तो वैसे तो कई वजूहत हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ मेन वजूहत बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको हाई लेवल समझ में आ जाए कि आखिर इन्फ्लेशन के होने की क्या मेन वजह है। तो मेन वजह तो है सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो भी करेंसी है, चाहे पाकिस्तानी रुपया हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, तो उसको आप एक्सचेंज करके कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, चाहे वो खाने पीने की अशिया हों, कपड़े हों, जूते हों, या कोई इलेक्ट्रॉनिक का आइटम खरीद रहे हैं, तो आप करेंसी को एक्सचेंज करके कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं। ठीक है, अब इसमें डिमांड एंड सप्लाई का रूल होता है कि अगर जो करेंसी सर्कुलेशन में है, ठीक है, उसकी तादाद अगर बढ़ जाए और जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में जिनको हमने ख़रीदना है उनकी तादाद या तो वही रहे या कम हो जाए, तो ये इनबैलेंस सप्लाई एंड डिमांड का सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, तो जो करेंसी सर्कुलेशन में है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो उतनी ही हैं या वो कम है पहले की मुकाबले में। तो ऑफकोर्स क्या होगा, डिमांड जो है उन प्रोडक्ट्स की बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से प्राइसेस जो हैं वो ऊपर चली जाती हैं। ठीक है, ये एक टेक्निकल रीज़न है इन्फ्लेशन के होने का, सिंपल डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा, ये होता क्यों है? क्योंकि इसकी एक मैन मेड रीज़न होती है ना इन्फ्लेशन होने की। क्यों होती है? इसकी वजह ये है कि एक तो जो सिंपल ग्लोबल सप्लाई चेन का क्राइसिस आया हुआ है, एक तो वो वजह है। ठीक है, लेकिन ये टेम्प्रेरी वजह है, यानी कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो चाइना में प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, या किसी और कंट्री में प्रोड्यूस होती हैं और हम उसको इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर उन फैक्ट्रीज़ में ऑपरेशन जो है वो इफेक्ट होगा किसी भी वजह से, तो कम तादाद में चीज़ें वो प्रोड्यूस होंगी। जब कम तादाद में प्रोड्यूस होती हैं तो ऑफकोर्स वैल्यू चेन की वजह से वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, क्योंकि आपके पास द क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है मार्केट के अंदर और डिमांड वैसे की वैसी है, तो उससे क्या होगा कि उन चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी। तो ये तो एक टेम्प्रेरी से रीज़न है कि अभी जो डिस्ट्रक्शन आया हुआ है उसकी वजह से चीज़ें महंगी हो रही हैं। बाद में जब वो ठीक हो जाएगा तो चीज़ें अपनी सही कीमत पे आ जाएंगी। लेकिन जो परसिस्टेंट रीज़न है इन्फ्लेशन का वो है मनी प्रिंटिंग। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं तो अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी करेंसी जो है किसी भी मुल्क की आजकल के दौर में, उसके पीछे कोई चीज़ को बैक नहीं करती। यानी कि ना तो गोल्ड करता है, ना सिल्वर करती है, ना कोई प्लैटिनम करता है। ठीक है, कोई भी फिजिकल चीज़ उस करेंसी को बैक नहीं करती। तो करेंसी बेसिकली एक पीस ऑफ पेपर है जो किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक कभी भी छाप सकता है। ठीक है, अच्छा, और जितने भी मुल्क के सेंट्रल बैंक हैं इस वक्त, वो किसी न किसी मिकदार में नोट को छापते रहे हैं अभी तक, यानी कि जो 50 साल की हिस्ट्री है। लेकिन होता ये है कि उसको एक बैलेंस वे के अंदर छापना पड़ता है, क्योंकि अगर आप हद से ज़्यादा नोट छाप देंगे और वो नोट जब छपते हैं तो क्या होते हैं, वो किसी न किसी तरह इकोनॉमी में सर्कुलेट होते हैं। जब वो इकोनॉमी में सर्कुलेट होते हैं तो होता क्या है कि परचेजिंग पावर हर इंसान की बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पास मार्केट में नोट ज़्यादा आ गए हैं। जो अगेंस्ट में चीज़ें हैं जो हमने ख़रीदनी है वो तो उतनी की उतनी ही है, हमने कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्शन तो नहीं की। तो उसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई डिमांड का जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है। नोट ज़्यादा आ गए, चीज़ें कम हैं, तो ऑफकोर्स नोट जो चीज़ों की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से उनकी कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा, ये करेंसी प्रिंटिंग होती क्यों है? तो मैंने आपको बताया जैसे कि हर मुल्क का सेंट्रल बैंक होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है करेंसी को प्रिंट करना और उसकी सर्कुलेशन को मेंटेन करना इकोनॉमी के अंदर। अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो ऑफकोर्स करेंसी की वैल्यू जो है तादाद बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से करेंसी डी वैल्यू जो होती है अगेंस्ट द अदर प्रोडक्ट्स और अगेंस्ट द इंटरनेशनल करेंसीज लाइक यूएस डॉलर। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है करेंसी की वैल्यू गिर जाती है और चीज़ें महंगी हो जाती हैं। दूसरा एक रीज़न ये होता है कि जब आप आपकी करेंसी को आप मेंटेन नहीं करते, फॉर एग्जांपल जब आपके मुल्क में एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इंपोर्ट की वजह से आपके मुल्क से डॉलर जो है, जो ग्लोबल रिजर्व करेंसी है, वो आउटफ्लो होता है, वो जाता है।
जब भी आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो आप उसकी कीमत डॉलर में अदा करते हैं, तो जितना भी आपके पास फॉरेन रिजर्व होता है कंट्री में वो कॉन्स्टेंटली मुल्क से जाता रहता है जब जैसे आप इंपोर्ट्स करते हैं ना। अगर आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैलेंस नहीं है तब तो आप बहुत नुकसान में हैं, क्योंकि आपके मुल्क का सारा जो ज़रिए मुबादला है, फॉरेन रिजर्व है, वो सारा का सारा इम्पोर्ट्स को पे करने में ज़ाया हो रहा है। तो जब ऐसा होता है तो मार्केट के अंदर आपकी जो लोकल करेंसी है वो गिर जाती है अगेंस्ट यूएस डॉलर, अगेंस्ट सप्लाई एंड डिमांड रूल, क्योंकि यूएस डॉलर अगर कम हो गया आपकी कंट्री से तो उसकी अगेंस्ट जो आपकी करेंसी है, जो पाकिस्तानी रुपया लोकल है, उसकी कीमत गिर जाती है। तो इसकी वजह से महंगी होती है कि अगर रुपये की कीमत गिर जाती है और चीज़ें जो ज़्यादातर इंपोर्ट हो रही हैं वो तो यूएस डॉलर में आ रही हैं, तो उसकी कीमत फिर बढ़ जाती है। तो मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, लेकिन मेन रीज़न जो है वो इन्फ्लेशन का वो सिर्फ और सिर्फ करेंसी की एक्सेस प्रिंटिंग है। तो इस पे हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन मेरा मकसद था वो ये था कि आपको सिर्फ हाई लेवल पे बता दूं कि इन्फ्लेशन होती क्या है, किस तरह कंट्रोल होती है और इसका प्रोटेक्शन कैसे है। इसको दोबारा से वापस लाना तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक आम आदमी मेरी और आपकी तरह का वो किस तरह प्रोटेक्ट कर सकता है अपनी वेल्थ को। उसका तरीका ये है कि आप ऐसे एसेट्स बाई करें जो कि इन्फ्लेशन हेज हों। इन्फ्लेशन हेज से मुराद यानी कि ऐसे फिजिकल एसेट्स आप खरीदें जैसे कि गोल्ड हो गया या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी हो गई या स्टॉक्स हो गए या फिर या क्रिप्टो करेंसी हो गई, जो हिस्टोरिकली इसने प्रूव किया है कि वो इन्फ्लेशन को रेजिस्ट करती है। क्योंकि जब इन्फ्लेशन होती है ना तो जो पेपर करेंसी है वो तो डाउन हो जाती है, उसकी वैल्यू तो कम हो जाती है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो फिजिकल एसेट्स हैं वो अपनी परचेजिंग पावर जो है वो होल्ड रखते हैं। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी तो फिजिकल नहीं है, लेकिन रीसेंट हिस्ट्री ये बताती है कि क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है अगेंस्ट यूएस डॉलर वो काफ़ी एक्सेलरेट की है पिछले 2-3 साल के अंदर। तो अभी तक तो ये नज़र आ रहा है कि उसने इन्फ्लेशन को जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करना है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, लेकिन आगे क्या होता है किसी को नहीं पता। लेकिन फ़िलहाल रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम जो फिजिकल एसेट्स हैं उन्होंने हिस्टोरिकली पिछले आप 100-200 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें, इन्फ्लेशन को प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, तो अच्छी लगी आपको वीडियो तो ज़रूर इसको थम्स अप कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और यारों को शेयर भी कीजिएगा। मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।